फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एटीट्यूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की जो सिविक्स बुक है उसकी सबसे फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी को सिंपल और अपनी भाषा में समझेंगे कि वो क्या है, उसमें क्या क्या नोट्स तैयार करने हैं और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, उन सबको अच्छे से और बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए देर की जल्दी से शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, हम लोग का है सत्ता की साझेदारी। यहाँ पे परिचय दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सब बताया हुआ है। तो हम लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों ने जो बुक है उसी का नोट तैयार किया है, उसी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है कि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। अगर टॉपिक ही नहीं पता तो कैसे हम वो पढ़ सकते हैं। तो पहले टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है कि बेल्जियम की जातीय संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर श्रीलंका की कहानी, फिर श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। चौथा है बेल्जियम की समझदारी कि बेल्जियम ने क्या समझदारी की। फिर 5वां नंबर में है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। फिर 6ठा है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो जब भी कोई हम लोग लेसन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उससे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी हेडिंग में जो दिया हुआ है सत्ता की साझेदारी, तो ये क्या होता है। तो सबसे पहले वही जान लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में से होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब कि जब किसी शासन व्यवस्था, अगर कोई भी शासन व्यवस्था, उसमें हर सामाजिक समूह, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी समूह का हो, उसकी जो सामुदायिक भागीदारी है, अगर उसे भी उसमें भागीदारी मिल रही है तो वह सरकार में होती है, उनकी भी भागीदारी होती है कुछ, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब पहला टॉपिक पढ़ते हैं बेल्जियम की जातीय संरचना, ठीक है। अब देखते हैं बेल्जियम की जातीय संरचना। तो ये बेल्जियम का मैप है पूरा, ठीक है। बस हमें मैप ही जानना है, उसके अंदर की स्टेट्स वो सब अभी नहीं जानना है, क्लास 10 के लिए यही काफ़ी है। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ की जो आबादी है वो कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, मतलब कि हमारे जो हरियाणा राज्य है उसकी आधी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 1% लोग जर्मन बोलते हैं, 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। 59% लोग डच बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और वालून या वेलोनिया इलाके में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 3 भाषीय लोग रहते हैं, 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पहला जर्मन रहता है, दूसरा डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और तीसरा फ्रेंच। ये 3 ही भाषा जो भाषा बोलते हुए लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, डच भाषा बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा डच भाषा बोली जाती है, तो वो कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, 59% लोग बोलते हैं वो भाषा, जो कि कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। फिर 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, मतलब फ्रेंच उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, जो कि कहाँ रहते हैं, वालूत या वेलोनिया इलाके में रहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया 100%। अब देखते हैं बेल्जियम के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट, बेल्जियम यूरोप का ही एक छोटा सा देश है। बेल्जियम कहाँ का देश है, किस महादेश का, तो यूरोप महादेश का एक देश है। फिर यहाँ की जातीय बनावट देखते हैं। जातीय बनावट बहुत जटिल है, इस यहाँ की जो जातीय बनावट है ना वो बहुत ज़्यादा जटिल है। कैसे है देखते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब जो ये पूरा देश है इसमें क्या हुआ था, पहले तो 59% लोग डच बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डच बोला जाता था, फिर फ्रेंच, फिर जर्मन। लेकिन इसकी जो राजधानी है वहाँ पे उसका उल्टा होता है। क्या होता है, फ्रेंच ज़्यादा बोला जाता है, फ्रेंच 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं और बाकी जर्मन बोलते ही नहीं है। कहाँ पे, उसकी जो कैपिटल है वहाँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है, हो गया। अब इसके पड़ोसी देश देखते हैं। ये एक देश है तो इसके पड़ोसी देश तो होंगे, कौन कौन से, फ्रांस है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। मतलब इसके 4 पड़ोसी देश है, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अब फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक है। कैसे अल्पसंख्यक है? वे तो राजधानी में बहुसंख्यक है, बट पूरे जो उसका देश है उसमें तो वे अल्पसंख्यक है ना, पर बट फिर भी वे तुलनात्मक रूप से अगर उन तीनों की तुलना की जाए तो उसमें ज़्यादा समृद्ध है और ताकतवर भी वही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब वो जो देश है उसमें क्या ज़्यादा डच भाषा बोलते थे और उससे 40% फ्रेंच बोलते थे और 1% बस जर्मन बोलते थे। ठीक है, बट उसके कैपिटल में उसका उल्टा होता था। वहाँ पे ज़्यादातर फ्रेंच बोलते थे और कम लोग डच बोलते थे। तो इससे क्या हुआ कि इससे आपसी टकराव होने लगा। किस दशक में? तो 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों के समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा कि अब जैसे कि उनको लगने लगा कि हम बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, तो हमें भी थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इन दोनों भाषी लोगों व्यक्तियों के बीच या फिर समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं श्रीलंका की कहानी। बेल्जियम की कहानी पता चल गया। वहाँ पे राजधानी में ज़्यादातर फ्रेंच बोलते थे और कम डच बोलते थे, पर पूरे देश में क्या होता था? पूरे देश में ज़्यादातर डच बोला जाता था और कम बोला जाता था फ्रेंच। इन दोनों के बीच टकराव होने लगे। अब देखते हैं दूसरी हमें देश दी गई है श्रीलंका। इसकी स्टोरी भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये रहा पूरा श्रीलंका का मैप। अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट। पहला पॉइंट है आबादी करीब 2 करोड़ है, मतलब कि हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है, मतलब द्वीप है। और उसमें वो कहाँ है स्थित है? वो भारत के दक्षिणी तट में से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, मतलब भारत का पड़ोसी देश है वो। थर्ड पॉइंट, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का 74% है, मतलब कि यहाँ की जो सामाजिक समूह है तो सबसे इंपॉर्टेंट समूह यहाँ की है सिंहलिया। और ये कितने परसेंट, इनकी जो आबादी है वो कितने परसेंटेज है? 74% 74%। उसके बाद है तमिलों का 18%। अब यहाँ पे तमिल है 18%। ठीक है, अब तमिल देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे? सिंहली। पहला जाति कौन है? सिंहलिया। दूसरा है तमिल और तीसरी जाति जो है वो क्या है? तमिल और सिंहली, मतलब कि वो दोनों जातियां हैं और ईसाई है, मतलब तमिल और सिंहली कोई जातियां नहीं है, वो एक भाषा है। तो सिंहली बोलने वाले 74% है, तमिल बोलने वाले 18% है। अब जो बाकी बच गया 7%, वो क्या है? वो ईसाई है जो कि सिंहली और तमिल दोनों बोलते। अब जो तमिल है वो भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से तमिल देखते हैं। पहला है श्रीलंकाई तमिल और दूसरा भारतीय तमिल। अब श्रीलंकाई तमिल जो कि श्रीलंका के मूल निवासी है वो कितने परसेंटेज है? 13% है। और भारतीय तमिल जो कि 5% है, वो कौन है? ये औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। अब ये कौन है? जब जो गिरामिटिया मजदूरी होती थी, मतलब कि भारत से मजदूरों को अन्य देशों में 5 साल 6 साल के काम करने के लिए ले जाया जाता था, उसे गिरामिटिया मजदूर कहते थे। तो वैसे ही जो भारत से कुछ लोगों को श्रीलंका ले जाया गया था, तमिलों को, तो वे उनके संतान है। कौन? भारतीय तमिल जो कि 5% है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखते हैं लास्ट जो 7% है वो कौन है। और ये जो श्रीलंकाई तमिल है और भारतीय तमिल, ये हिंदू भी हैं और मुस्लिम दोनों हैं। और से 7% ईसाई हैं, क्रिश्चियन, जो कि तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोलते। ठीक है, हो गया। मतलब हमने पहले एक बार रिकॉल करते क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने बेल्जियम की जातीय संरचना देखी, जिसमें कि क्या बोला जाता है ज़्यादातर, जो पूरे देश है उसमें ज़्यादातर बोला जाता है डच भाषा। उसके बाद फ्रेंच सेकेंड नंबर पे, थर्ड में जर्मन बोला जाता है। ठीक है,
उसकी आबादी कितनी है, 1 करोड़ के लगभग है, मतलब हरियाणा से आधी है। और फिर फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा कि उसकी जो राजधानी है, उसकी राजधानी क्या है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स की जो राजधानी है वहाँ पे जो वहाँ उसका उल्टा है। इसका उल्टा कैसे है कि वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, डच दूसरे नंबर पे है, और जर्मन वहाँ पे बोली नहीं जाती है, बोली भी जाती है तो बहुत कम परसेंटेज में। अब श्रीलंका की कहानी में हमने क्या देखा कि इसकी आबादी 2 करोड़ है, ठीक है। ये एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसमें भी मतलब कि 2 भाषा में बटे हुए हैं, एक तो सिंहली और एक तमिल। जो सिंहली भाषी लोग हैं वे 74% है, दूसरे तमिल भाषी लोग 18% है। अब क्या हुआ, अब तीसरी भी एक जाति है जो ईसाई है, वो एक जाति, ये भाषी समूह थी, और ये जाति है ईसाई। ईसाई क्या है, ईसाई जो हिंदू और मुस्लिम दोनों है, और तमिल और सिंहली दोनों बोलते हैं। अब जो तमिल है 18%, उसमें भी 2 भागों में बांटा है, पहला श्रीलंकाई तमिल और दूसरा भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल कौन है, जो श्रीलंका के मूल निवासी है, और भारतीय तमिल जो गिरामिटिया मजदूर के तौर पर श्रीलंका ले जाए गए थे भारत से, भारत के कहाँ से, तमिलनाडु से ले जाए गए थे, वे हैं, उनके संतान हैं, वे भारतीय तमिल है, जो कि 5% है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ठीक है। अब देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो यहाँ पे पॉइंट्स करके दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। पहला है 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, मतलब कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ, 1948 में, ठीक है। फिर सेकेंड है सिंहल सरकार बहुमत में था, इसीलिए उन्होंने सरकार बनाई थी। अगर सबसे ज़्यादा वोट सिंहल सरकार को, सिंहली वाले भाषी वाले सरकार को मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार बनाई। थर्ड है सिंहल को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। जब श्रीलंका आज़ाद हुआ उसके बाद किसको राजभाषा घोषित किया गया, सिंहल को। अब विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अब क्या हुआ, पहले तो उसे राजभाषा भी घोषित कर दिया गया सिंहल को सिर्फ, लेकिन वहाँ पे तो 2 भाषी लोग रहते हैं, सिंहल भी और तमिल भी, तमिल को तो कोई दर्जा दिया गया नहीं, ठीक है। तो और क्या क्या गया कि सिंहल को राजभाषा तो घोषित किया गया, और जो विश्वविद्यालय हैं और सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई, ऐसे नियम बनाए गए। अब क्या है, अब जब ये सब होने लगा तो वहाँ पे तमिल भी तो थे, अब तमिल उनका विरोध करने लगे। अब तमिलों की क्या मांग थी, तो तमिलों की पहली मांग थी कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तो अब जब उनके विरोध के लिए उन्होंने भी अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। उन्होंने क्या कहा कि तमिल को भी राजभाषा बनाना चाहिए, हमें भी क्षेत्रीय चाहिए, क्षेत्र स्वायत्ता हासिल करनी है, और हमें भी शिक्षा और रोजगार में समान अवसर चाहिए, जैसे कि सिंहलियों को जैसे अवसर मिले वैसे हमें भी चाहिए। तो इन कारणों के लिए उन्होंने भी संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब क्या हुआ, 1980 के जो दशक था उसमें उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है उसमें स्वतंत्र जो तमिल इलाके हैं वहाँ पे सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन गए। अब क्या होता है, अब बेल्जियम की समझदारी जानेंगे, ठीक है। ये थी तमिल की मांग। अब हम लोग बेल्जियम की समझदारी जानते हैं कि उसने क्या समझदारी ऐसी की कि वहाँ पे वैसे संघर्ष नहीं हुए, यहाँ पे तो गृह युद्ध होने की बात आ गई, बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यही जानेंगे। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन में, बेल्जियम की जो संविधान है उसमें 4 संशोधन किए गए 1970 से 1993 के बीच में, और उन्होंने अपने जो देश है उसमें गृह युद्ध होने से बचा लिया अपने देश को, ठीक है। तो वहाँ पे जो बेल्जियम की जो सत्ता थी वो क्या 4 भागों में बांटी गई थी। पहला तो केंद्रीय सरकार था, क्षेत्रीय सरकार था, सामुदायिक सरकार था, और ब्रुसेल्स सरकार था। केंद्रीय सरकार कौन, केंद्रीय सरकार मतलब कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। पहला नियम उन्होंने क्या बनाया कि जो केंद्रीय सरकार होगा उसमें जो डच भाषी लोग होंगे और फ्रेंच भाषी लोग होंगे उन्हें समान अवसर दिए जाएंगे, वहाँ पे मंत्रियों की संख्या समान होगी।
क्षेत्रीय सरकार में अब क्या हुआ, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार की सुपुर्द कर दी गई। अब जो केंद्र सरकार की जो अनेक शक्ति है वो देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार की सुपुर्द कर दी गई। ठीक है। अब सामुदायिक सरकार, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार हो। अब डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले जितने भी समुदाय है वहां पे चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान होगा, जिससे कि वे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर वे खुद अपना फैसला दे सकते थे। कौन? सामुदायिक सरकार। अब ब्रुसेल्स सरकार, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, क्योंकि ब्रुसेल्स में तो क्या था, पूरे देश में अलग था। पूरे देश में ज़्यादातर क्या बोला जाता था, डच बोला जाता था, उससे फ्रेंच, उसके बाद जर्मन। पर उसकी राजधानी में तो उसके ऑपोजिट होता था। कैसे? वहाँ पे ज़्यादातर फ्रेंच बोला जाता था, उसके बाद डच। तो वहाँ पे ब्रुसेल्स सरकार बनी, राजधानी में ब्रुसेल्स सरकार, मतलब दूसरी सरकार बनी। और उसमें क्या हुआ, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, मतलब कि वहाँ पे फ्रेंच और डच, किसी को ये बहुसंख्यक है इसलिए इसको ज़्यादा मिलेगा हक, और ये अल्पसंख्यक है इसलिए कम मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर सत्ता की साझेदारी हुई तो विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं उनमें जो टकराव होते हैं उनका जो मतलब कि अंदेशा होता है कि टकराव हो भी सकता है, तो वो कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र, जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसमें लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है, सत्ता की साझेदारी। थर्ड है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी दर्जे से रहें। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, जो कि शासन करें, शासन व्यवस्था मतलब कि अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे उनके भी और जो शासन करे उन्होंने जिन नेताओं को चुना उनके भी सत्ता का बंटवारा हो जाए, उनके भी शक्तियों का बंटवारा हो कि तुम ये संभालो, मैं ये संभालता हूँ, ये कार्य। ठीक है। ये लोग इसी दर्जे से रहे और इसी तरह से वे अपना काम करें। अब लास्ट है, इसके बाद आज का वीडियो एंड हो जाएगा। तो लास्ट है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप होते हैं, लास्ट टॉपिक। तो पहला है क्षैतिज वितरण, दूसरा संघ सरकार सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, और थर्ड देख लेते क्या है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। चौथा, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। इन सब का आपको कॉपी में नोट करना है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्षैतिज वितरण, संघ सरकार, ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर जो वितरण है वो हम लोग सेकंड चैप्टर संघवाद में पढ़ेंगे। अभी क्षैतिज वितरण के बारे में जानते हैं, बट हमें ये जानना जरूरी था इस चैप्टर में कि सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप होते हैं, तो वो हमने जान लिया। बस इसका विस्तृत हम संघवाद चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम क्षैतिज वितरण देखते हैं कि शासन के विभिन्न अंग है। कौन कौन से क्षैतिज वितरण में? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्षैतिज वितरण के इंपॉर्टेंट शासन के विभिन्न अंग है। हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं ऑल सब्जेक्ट्स के ऐसे नोट तैयार करके आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।